भारत संसाधन एवं उपयोग 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी बुक की यह पहला अध्याय है। यह पूर्णतः बीटीसी पब्लिकेशन पर आधारित है। चलिए इस पार्ट को हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी ही मेहनत से ये नोट्स तैयार किया गया है, इसे अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत संसाधन और उनके उपयोग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब संसाधन कहलाते हैं। यह संसाधन भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी। भौतिक मतलब आसपास की जो चीज़ें होती हैं जैसे भूमि, मृदा, जल इत्यादि, और जैविक जिसमें जीवन हो। अगला पॉइंट है भूमि, मृदा, जल एवं खनिज भौतिक संसाधन के उदाहरण हैं। मिट्टी हो गया, पानी, खनिज, ये सारी चीज़ें जिसमें जीवन नहीं होता उसे भौतिक संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानव आदि जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। जिन वस्तुओं में जीवन है उसे जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे हमारी वनस्पतियाँ, वन में रहने वाले जीव जंतु, जलों में रहने वाले जीव इत्यादि। मानव भी जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है तकनीक के सहारे ही भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये जो खनिज हैं ये बहुत पहले से ही धरती में मौजूद थी। जल भी बहुत पहले से था, मृदा भी बहुत पहले से, पत्थरें भी बहुत पहले से थी। लेकिन जब हम इनका उपयोग करना सीख गए तब ये पदार्थ संसाधन बन गए। इसलिए कहा गया है तकनीक के सहारे ही भौतिक और जैविक पदार्थ संसाधन में परिवर्तित होते हैं। जब तक हमें उसे उपयोग करने नहीं आ रहा तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता। इस संबंध में जिमरमैन ने कहा है संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। जब हम उसका प्रयोग करना सीख लेते हैं तब वह संसाधन होता है। वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कवि की कविता, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि इनके पास तकनीकी है, ज्ञान है जिसके सहारे वे किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाते हैं। इसलिए वर्तमान समय में इन सभी चीज़ों को संसाधन कहते हैं। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक आधार संसाधन ही है। वहाँ का संसाधन कैसा है इसी बात पर निर्भर करता है। परंतु देखिए, जरूरी नहीं है कि संसाधन होने पर ही कोई राज्य, कोई देश सफल हो सके। जापान ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में बहुत ही विपन्न है। उसके पास प्राकृतिक संसाधन उतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी मानव संसाधन और तकनीकी दृष्टि से वो इतना सबल है कि विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। आइए अब जानते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। इसमें सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का दो प्रकार है, जैव और अजैव। तो नाम से ही स्पष्ट है, जैव जिसमें जीवन हो और अजैव जिसमें जीवन ना हो। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हों जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशु इत्यादि। इन संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, धातु, खनिज। तो आप समझ गए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो रूप, जैव, अजैव। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन का दो वर्गीकरण है। कौन कौन सा? नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य प्राणी, जिन्हें हम फिर से प्राप्त
कर सकते हैं, चाहे वह भौतिक रूप से हो, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हो या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हो, हम उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। ये ठीक उसका उल्टा है। ऐसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिसे हम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में लाखों वर्ष लगते हैं और अधिक प्रयोग होने पर यदि हम उसका अंधाधुंध प्रयोग करें तो वह समाप्त हो जाएगा। ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल इत्यादि, जिन्हें हम आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं। इसे बनाना इतना आसान नहीं होता। तो हमने देखा उपयोगिता के आधार पर दो वर्ग, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, जैव, अजैव। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं। स्वामित्व मतलब संसाधन किसका है, इसके आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है, किसी व्यक्ति का खास ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो और वह उसके बदले सरकार को लगान चुकाता हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे किसी का ज़मीन हो, किसी का घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इस पर उसी व्यक्ति का हक होता है जो उसके लिए उसका लगान चुकाता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है। एक पूरा समुदाय ही उससे रिलेटेड होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद परिषद, शमशान, सामुदायिक भवन, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, पार्क, यह सामुदायिक संसाधन होते हैं। पूरे समुदाय के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जो पूरे देश का है। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। हमारे जितने भी संसाधन हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में भी सरकार कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति का खास ज़मीन है और वहाँ से सरकार को रोड बनानी है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो सरकार को यह हक है कि वह उचित मुआवजा देकर वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधन को ले सकती है। किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी भूमि होता है, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव होते हैं, यहाँ तक कि समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। इस पर किसी देश का पूरा अपना हक है। वह इन क्षेत्रों में आम जनता के हित में कुछ भी कर सकते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक राष्ट्र का संसाधन है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद जो खुला महासागर बन जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। खुले महासागरीय संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के द्वारा किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं और स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला और अंतिम है विकास के स्तर पर भी संसाधन के चार भाग हैं। पहला है संभावी संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सकता है, परंतु भविष्य में उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है, संभावी संसाधन कहलाता है। जैसा कि हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है उसका प्रयोग अभी वर्तमान में संभव नहीं हो पाया है, परंतु ऐसा संभावना है कि निकट भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण
हो चुका है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है कि यह हमारे देश में कितना उपलब्ध है, कैसे उपयोग होगा। ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है भंडार संसाधन, ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है, परंतु उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जा पा रहा है, इसका प्रयोग हमें करना नहीं आता। ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन के रूप में देखा जा सकता है, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उपयोग कर सकेंगी यदि उन्हें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का ज्ञान होगा। जैसे जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, इनमें बहुत शक्ति होती है। अंतिम है सिंचित कोश संसाधन, ऐसा संसाधन भंडार संसाधन का है जिसका वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम हो सकती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संसाधन और संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार के उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इस स्कूल नहीं जाने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।